Hello everyone. This is the fourth video of the chapter Biotechnology and its application. ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जनरेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस ये हम लोग ने देख लिया था, आरएनए इंटरफेरेंस को समझ लिया था। और इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे मेडिसिन फील्ड में। ठीक है कि किस तरीके से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ये हमें पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन इसका देखा था, तो हमें पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम बेसिकली दो पर्पस सॉल्व करते हैं। पहला, किसी भी डिज़ायर्ड जीन, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसको हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, दैट मीन्स जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। या किसी जीन को किसी दूसरी सेल में, किसी दूसरी होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर की हेल्प से हम उसको इंसर्ट करते हैं और उस होस्ट सेल में जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अगर हमें किसी जीन से कोई प्रोटीन एक्सप्रेस करनी है, बनानी है, सिंथेसिस करनी है लार्ज अमाउंट में, तो हम उसको किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे उसका एक्सप्रेशन बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम स्पेसिफिक कोई प्रोटीन्स डेवलप करना चाहते हैं, सिंथेसिस करना चाहते हैं लैब में, तो उसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। या हम किसी जीन की मल्टीपल क्लोनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं मेथड। तो हमें पता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट, बहुत इफेक्ट, कहते हैं ना, एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाई इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। दैट मीन्स मेडिसिन फील्ड में जो थेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं या जो मेडिसिन्स होती हैं, जो उनको और ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव बनाने में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से है उसके एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले होता क्या था, द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो होती थी, मतलब पहले की अगर हम बात करें जो मेडिसिन से है या जो केमिकल कंपाउंड्स है जो हम किसी दूसरे एनिमल, फंजाई या प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते थे, उसका एक अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होता था। दैट मीन्स वो एलर्जी भी कॉज कर सकते थे क्योंकि वो हमारी बॉडी का प्रोडक्ट नहीं थे, वो किसी दूसरी बॉडी से सिंथेसिस की जाती थी। बट रिकॉम्बिनेंट जो थेरेपेटिक्स बनती हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दैट मीन्स ये अनवांटेड कोई एलर्जी या कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में इंड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर हमें स्पेसिफिकली कोई अपनी बॉडी की ही प्रोटीन डेवलप करनी है तो हम अपनी बॉडी का ही जीन, दैट मीन्स अपना ही यूकैरियोटिक जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके उस प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दैट मीन्स सिंथेसिस तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में होती है बट प्रोटीन वो हमारी होती है क्योंकि वो हमारे जीन से ही एक्सप्रेस होकर बनती है। तो उसको भी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको भी समझाएंगे आगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मीन्स हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। जैसे हम अगर देखते थे कि जब हम किसी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कोई दूसरे एनिमल्स से अगर हम आइसोलेट करते थे उन प्रोडक्ट्स को, थेरेपेटिक्स को, और यूज़ करते थे, तो जो इम्यूनिटी रिएक्शंस होती थी वो अब रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स से नहीं होती हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 30 से ज़्यादा जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और अब तो इनके लगातार इनके नंबर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स भी बहुत डेवलप की जा रही हैं। रिसेंटली जो कोविड वैक्सीन्स हैं या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स हैं वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखिए इंसुलिन के बारे में आपको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स जो होती हैं वो सेक्रेट करती हैं इंसुलिन को। ठीक है, वो रिलीज़ करती हैं, सेक्रेट करती हैं इंसुलिन को। होता क्या कि अगर किसी पर्सन में जो उसके पैंक्रियाज है उसमें अगर इंसुलिन का सेक्रेशन लो हो जाए या बंद हो जाए तो उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। और चूंकि इंसुलिन का फंक्शन होता है कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो उस पर्सन के ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसको डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़।
अब एक बात सोचिए, जो एडल्ट में जो डायबिटीज़ होती है उसका जो मैनेजमेंट है वो पॉसिबल होता है जब हम इंसुलिन रेगुलर टाइम पे लेते हैं। क्योंकि देखिए मेडिसिन से जो मेडिसिन होती हैं डायबिटीज़ में यूज़ करती हैं, वो भी मेडिसिन आप कुछ समय तक ले सकते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। लेकिन लगातार मेडिसिन यूज़ से मेडिसिन का भी जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है, और उस ज़्यादा मेडिसिन लेने का जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जो निगेटिव इफेक्ट होता है वो हमारी किडनी पे आता है। तो बहुत लंबे समय तक डायबिटिक मेडिसिन का चलना भी जो है वो सही नहीं होता। तो दैट मीन्स कि अगर आपको डायबिटीज़ है और लंबे समय तक है तो आप मेडिसिन के बाद उसको स्विच कर लेंगे इंसुलिन पे, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है, बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी में होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो अगर सपोज़ किसी की बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, ठीक है, और उसको अगर ह्यूमन इंसुलिन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो? तो पहले ये होता था कि जो इंसुलिन है उसको आइसोलेट किया जाता था फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज एनिमल से। मतलब जो ह्यूमन नहीं है, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो स्लॉटर्ड कैटल हैं या पिग हैं, मतलब जो स्लॉटर्ड जिन कैटल्स हैं या पिग हैं, उनके पेंक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि चूंकि ये एक दूसरे एनिमल का सोर्स प्रोटीन है। देखो हार्मोन जो होते हैं वो वर्क स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेशल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वर्क स्पेसिफिक मतलब अगर हार्मोन हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है तो वो किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज को ही कंट्रोल करेगा। बट चूंकि उसका जो सोर्स है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो जब भी हम उससे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्रोटीन्स भी एक्सट्रैक्ट होती हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम कोई नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से या दूसरे एनिमल से स्लॉटर्ड कैटल या पिग के इंसुलिन को यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक वो एलर्जी कॉज करती थी। दूसरे भी बहुत से निगेटिव एस्पेक्ट थे कि जो एनिमल्स थे उनको स्लॉटर्ड एनिमल्स, तो एनिमल की स्लॉटरिंग भी एथिकल नहीं है, मतलब ठीक नहीं कि एनिमल्स को स्लॉटर करके उनसे उनके पेंक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाए। तीसरा, चूँकि जितनी डिमांड थी, मतलब जो नंबर ऑफ डायबिटिक पर्सन थे, उतना ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई नहीं थी, क्योंकि स्लॉटर्ड जो कैटल पिग हैं उनका भी एक नंबर है, एक लिमिटेड है, और उनसे जो निकलने वाला इंसुलिन है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो भी सफिशेंट क्वांटिटी में उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अगला नेक्स्ट कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर सप्लाई कम है तो वो उसका जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। अब इमेजिन करिए कि अगर हम किसी बैक्टीरिया को, कोई बैक्टीरिया ऐसा अवेलेबल है जो ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म कर सकता है। आपको पता है कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, बैक्टीरिया हर 20 से 30 मिनट्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन रेट फास्ट है, अगर हम बैक्टीरिया की हेल्प से ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन को, तो जो है हमें बहुत बड़े अमाउंट में कॉमर्शियल लेवल पे इंसुलिन मिल जाएगा और जो इतनी डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सकता है। बट अब एक बात सोचिए, जो इंसुलिन है वो एक यूकैरियोटिक प्रोटीन है और बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक। तो ये जो होल प्रोसेस है ये इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है, अगर हम सिंपल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम? ऑब्वियसली इसके लिए एक प्रॉपर एक मेथड है रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी का। उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए राइट साइड में आपको डायग्राम बना है, इसमें 3 चेन होती हैं। चेन ए जो ये ब्लू कलर की है, चेन बी जो ग्रीन कलर की है, और चेन सी, इसको हम सी पेप्टाइड भी बोलते हैं, ये ग्रे कलर की है। ये प्रो इंसुलिन का, यहाँ ये प्रो इंसुलिन का है, ये चेन ए है, ये चेन बी है, और ये सी पेप्टाइड है। तो प्रो इंसुलिन का मतलब है इनएक्टिव इंसुलिन। इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में रिलीज होता है और बाद में ये एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव इंसुलिन का मतलब है कि चेन ए और चेन बी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक्टिव इंसुलिन बन जाते हैं। दैट मीन्स जो सी पेप्टाइड है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्टिव मतलब इंसुलिन में। तो अगर हम बैक्टीरिया की हेल्प से अगर हम इंसुलिन बनाना चाहें तो हमें सी पेप्टाइड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो इनएक्टिव या प्रो इंसुलिन का पार्ट है, एक्टिव इंसुलिन का पार्ट नहीं है। तो अब हमारे पास जो टास्क आया कि चेन ए और चेन बी मतलब 2 पेप्टाइड चेन बनानी है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो हमने स्ट्रक्चर देख लो। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी। दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, मैमल्स में ह्यूमन इंसुलिन जो है
वो जब सिंथेसिस होती है उसकी, तो वो एक प्रो हार्मोन, मतलब प्रो, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जब रिलीज होता है, जैसे पेप्सिन पेप्सिन रिलीज होता है तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, वैसे ही जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो प्रो हार्मोन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो प्रो हार्मोन जो है वो है प्रो इंसुलिन, उसको प्रोसेस्ड करना बहुत ज़रूरी है, तब वो फुली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए उसको जो एक एक्स्ट्रा उसमें पार्ट है, एक्स्ट्रा स्ट्रेचर सी पेप्टाइड, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये जो सी पेप्टाइड होता है ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है मैच्योरेशन में, और प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव इंसुलिन में। तो अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस है, तो प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, पेप्टाइड चेन होती है सी पेप्टाइड, जिसको रिमूव करना ज़रूरी है, तब वो एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। अब है कि मेन चैलेंज है कि हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करें यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, और उसको बाद में असेंबल कर लें मैच्योर फॉर्म में, मतलब उसको हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 1983 में क्या, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने दो डीएनए सीक्वेंसेस को, चेन ए और चेन बी को, जो कोड करने वाले सीक्वेंस थे डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया जो ह्यूमन इंसुलिन को कोड करे थे, और उनको इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। दैट मीन्स चेन ए को दूसरे प्लाज्मिड में दूसरे बैक्टीरिया में डाला, चेन बी को दूसरे प्लाज्मिड के साथ अटैच करके दूसरे बैक्टीरिया में डाला। दैट मीन्स चेन ए और चेन बी की जो सिंथेसिस थी वो सेपरेटली अलग अलग बैक्टीरिया में हुई, बाद में उन चेन्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच करके उनको एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए चेन ए और चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूकैरियोटिक प्रोटीन है तो एक बैक्टीरिया में पॉसिबल नहीं है। चेन ए और चेन बी सेपरेटली प्रोड्यूस की गई, बाद में उनको एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर कंबाइन कर लिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच करके, जिससे वो एक्टिव इंसुलिन में, ह्यूमन इंसुलिन में बन गया। ये जो था ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन थी, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका होगा, और ये ह्यूमलिन के नाम से मार्केट में लॉन्च हुई, ह्यूमलिन, ठीक है। इसका पिक्चर ये है, ये देखिए, ये ह्यूमलिन जो था ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन है। अब आजकल और भी कंपनीज हैं जो इंसुलिन का, आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रही हैं, 2-3 कंपनी मेन भी हैं इसमें, जैसे नोवोमिक्स है, तो ये आर्टिफिशियल इंसुलिन की सिंथेसिस करती हैं, इनका इंसुलिन बनता है और कॉमर्शियल लेवल पे मिलता है, और इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। देखिए जो आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बन रहा है वो, चूँकि उसका जो सोर्स है वो ह्यूमन जीन है, तो उसमें कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी है, ठीक है। तीसरा, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कोई बहुत महंगी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अब आर्टिफिशियल इंसुलिन में, तो ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो बना है वो है इंसुलिन। ये आपके सामने जो फिगर है इसमें आपको हम बता देते हैं किस तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। देखिए ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये आपका है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड है और ये दूसरा प्लाज्मिड है, मतलब ये पहला प्लाज्मिड है, ये दूसरा प्लाज्मिड है। देखिए प्लाज्मिड में एक प्रमोटर जीन होता है, प्रमोटरी जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है और इंसुलिन जीन है, जीन ए सब यूनिट का, ठीक है, चेन ए। तो ये एक प्लाज्मिड है, दूसरे प्लाज्मिड में भी प्रमोटर है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, बीटा ग्लूकोसाइडेज जीन है, और चेन जो है बी सब यूनिट का है, ठीक है, चेन बी का जीन है। तो एग्जैक्टली क्या है कि जब इस प्लाज्मिड्स को हम इनकी रेस्पेक्टिव होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे इसमें इस बैक्टीरिया में जो ए जीन वाला प्लाज्मिड है वो अटैच हो गया, और इस बैक्टीरिया में बी चेन वाला जो प्लाज्मिड था वो अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन करेगा। देखिए ये पहला मॉलिक्यूल बना जिसमें जो इंसुलिन ए प्रोटीन है, फ्यूजन प्रोटीन, और इसमें बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम भी कोड हुआ है क्योंकि उसका भी जीन था। देखिए ये जो ये प्लाज्मिड है, ये जो थी इसकी सिंथेसिस हुई, मतलब इसमें बीटा ग्लूकोसाइडेज प्रोटीन और चेन ए प्रोटीन बना, ये प्रोटीन है। प्लाज्मिड में जो अटैच है वो जीन है, ये ध्यान रखिएगा, ये जीन है और ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है। वैसे ही जो दूसरी सेल थी उसमें भी प्रोटीन मॉलिक्यूल ये बना,
दैट मीन्स ये आपका जीन है और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हुआ। बाद में इनको जब कई प्रोटीन मॉलिक्यूल बने तो इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, इसको भी एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फ्यूजन प्रोटीन थी क्योंकि अभी इसमें बीटा ग्लूकोसाइडेज अटैच है। बीटा ग्लूकोसाइडेज प्रोटीन इसलिए अटैच है क्योंकि ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करता है, और इसको समझने के लिए आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बाद में हमने बीटा ग्लूकोसाइडेज को अलग कर दिया, इधर से चेन बी से भी अलग कर दिया, और चेन ए और चेन बी हमको सेपरेटली ये मिल गए। इन चेन ए चेन बी को हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कर दिया और ये एक्टिव इंसुलिन मॉलिक्यूल बन गया। ये तो एक एक बैक्टीरिया से था। अब ऐसे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एक ले होंगे और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बी के ले होंगे, तो उन सब से भी हम ऐसे ही चेन ए चेन बी को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करेंगे और दोनों को अटैच करके एक्टिव इंसुलिन में करेंगे। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, दैट इज ह्यूमिलिन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जिसके वजह से आपको जो एक्टिव इंसुलिन है या रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है वो मार्केट में अवेलेबल हो पाया। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करके हम बहुत से दूसरे प्रोडक्ट, बहुत से दूसरे थेरेपेटिक प्रोडक्ट, बहुत से दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कर रहे हैं और मार्केट में वो अवेलेबल भी हैं। ठीक है, उनका कोई नेगेटिव हार्म नहीं है, कॉस्ट भी उनका ठीक है, क्योंकि जितना डिमांड है उतना ही उसकी सप्लाई भी है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से जीन को हम बैक्टीरिया के में इंट्रोड्यूस करके सिंथेसिस करते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन का, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।